हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग इसके पहले कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क के बारे में सीखे थे। अब उसी से आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। आप देखो इसे तो समझोगे इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल सरफेसेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिस पर प्रेजेंट प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। हमने आपको बताया भी था कि इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जीरो आता है, और आता भी था। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक आपका इन बोले तो इक्वेटोरियल प्लेन भी हो सकता है, इक्वेटोरियल एक्सिस भी हो सकता है, या इक्वेटोरियल लाइन भी हो सकता है। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, एक नेगेटिव चार्ज लिया गया है। इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ किए हैं जिसकी पोटेंशियल यहाँ जीरो शो हुआ है। ये वही लाइन है जिसको आप बोलते थे इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल प्लेन। इस लाइन पर कहीं भी आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करो, टोटल पोटेंशियल आपका जीरो आएगा। इसलिए ये लाइन आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका एक प्लेन हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, प्लेनर सरफेस हो सकता है। प्लेनर सरफेस बोले तो इस तरह का सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। ये सरफेस, ये प्लेनर सरफेस। इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू तो सेम आएगा। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, इसमें ये लिखा गया है एक प्लस क्यू चार्ज है, जो कि जितने भी आपको इसमें स्फेरिकल शेप का सरफेस दिख रहा है उसके सेंटर पे ये चार्ज रखा गया है। और ये चार्ज, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट में भी पोटेंशियल होगा, फिर इस पॉइंट में पोटेंशियल होगा, फिर इस पॉइंट में भी पोटेंशियल होगा। यानी कि यहाँ थ्री सरफेसेस हैं। जो फर्स्ट सरफेस है जो बहुत स्मॉल है, इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। यानी कि इस स्मॉल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एक समान इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब आप देखो तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक लिए और उसी सरफेस से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को आप ले जाएंगे तो आपके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा। जिसे आप देखें, हमने क्या किया है, एक सरफेस बनाया है स्मॉल स्फेरिकल सरफेस। स्मॉल आप ध्यान से देखो, यहाँ ए और बी कंसीडर किया है। ए से बी की ओर हमने क्या किया, क्यू कूलम चार्ज हम ले गए हैं, कैरी कराए हैं क्यू कूलम चार्ज। तो अब बताओ कि ए से बी तक ले जाने में इसे कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो बताओ, वर्क डन निकालने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो आप ध्यान से देखो कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वर्क डन होगा। तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो आप ध्यान से अगर यहाँ देखोगे तो VA माइनस VB इक्वल टू 0 मीन्स कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट इफ चार्ज पार्टिकल Q या 1 कूलम ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू another point on the same equipotential surface, then work is equal to 0. Then work is equal to 0. यहाँ देखो लिखा गया वर्क डन इन कैरिंग अ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट
on same surfaces, on same surface is equal to 0। अगर सेम सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके जा रहे हैं किसी भी चार्ज को, तो वहां वर्क 0 होगा, आप कोई वर्क नहीं किए। परंतु जब आप किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर चार्ज को लेके जा रहे हैं, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर, तो वहां आप कार्य करेंगे, वहां आपका वर्क होगा, वहां वर्क नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। While when it is carried from one surface to another, work done will be non-zero। यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक जब चार्ज को हम लोग कैरी करेंगे, उस कंडीशन में वर्क डन जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ए से हमने डी पर चार्ज को ले गया, फिर हमने बी से सी तक चार्ज को ले गया। जब हम ए से डी तक ले जाएंगे तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। उसी तरह जब हम बी से सी तक लेके जाएंगे वर्क डन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि वर्क डन जीरो कब होता है और कब जीरो नहीं होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में। और भी देखिए, और भी बातें यहाँ हम लोगों को समझ में आएगी। अब देखिए कि इसको और इस पर विचार करो और समझने का प्रयास करो। आप क्या कंसीडर करते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, और इसकी रेडियस कैपिटल R है, जिस पर प्लस चार्ज है। यानी समझो कि पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ मेंशन किए हैं, तो यहाँ इग्नोर कर देते हैं, यहाँ लेने इसके सरफेस पर चार्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर का पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। तो आप भी बताओ कि इस पॉइंट चार्ज Q के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो के क्यू बाई कैपिटल आर। और पॉइंट बी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो के क्यू बाई कैपिटल आर। और दोनों का डिफरेंस आप निकालो, क्या आएगा, जीरो। हमने आपको बोला भी था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आप वो चार्ज को लेके जा रहे हो और वो सेम सरफेस पर है तो वर्क डन जीरो। लेकिन अगर कुछ सरफेस ऐसे भी हो, जैसे देखिए अगर एक सरफेस ये हो इस तरह से, ये सरफेस क्लियर, तो इस पॉइंट को हमने माना क्या, सी, यहाँ से इसके डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। तो अगर बता आप बोलो कि पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाई स्मॉल आर। देखिए यहाँ आर चेंज है, तो आप अगर ए से सी तक किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आप कितना वर्क करेंगे, तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए, VC माइनस VA कर दीजिए। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए VC की वैल्यू कितनी होगी, VC की वैल्यू है के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस VR की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई कैपिटल आर। कॉमन क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। दिस इज ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम ऑन द वन सरफेस टू अनदर सरफेस। जब हम चार्ज को लाते हैं तो ये किया गया वर्क है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात, तो अब क्वेश्चन उठता है कि किसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी और किसकी पोटेंशियल कम होगी। अगर आपसे हम पूछें कि VA, VB और VC और VD चार पॉइंट का पोटेंशियल है, ये आपका फिगर दिया होगा, क्लियर है। और ये दोनों सरफेस आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्लियर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हम बनेगा कि इसमें से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट होगा। तो बताइएगा, VA इक्वल टू VC, VB इक्वल टू VC, थर्ड ऑप्शन है VA इक्वल टू VD, एंड फोर्थ ऑप्शन है VD इक्वल टू VB। अब बताओ इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल सेम होगा। देखिए अब A कहाँ है, A यहाँ है,
और सी यहाँ, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, गलत, नहीं सेम होगा, क्योंकि एक सरफेस पर दोनों पॉइंट नहीं ना है, अलग अलग सरफेस पर पॉइंट है। तो अलग अलग सरफेस पर पॉइंट है तो दोनों सरफेस के पोटेंशियल सेम तो होगा नहीं, और जब सेम नहीं होगा तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा। अब देखिए VV इक्वल टू VC, VB इक्वल टू VC, B और C का पोटेंशियल, B ये है और C ये है, ये भी अलग अलग सरफेस का पॉइंट है, ये भी रिलेशन सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर देखिए VA इज इक्वल टू VD, VA इज इक्वल टू VD। अब बताइए तो VA, A कहाँ गया आपका? देखिए A हो गया, और D कहाँ है? VA इक्वल टू VD, VA है ये और D है आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट आपका D है और ये पॉइंट A है। यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके जाएंगे तो वर्क सेम होगा, या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर है VD इक्वल टू VB, VD देखिए D इक्वल टू B, तो B और D दोनों पॉइंट अलग अलग सरफेस पे हैं, इस वजह से इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। मतलब इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट अगर ऐसे रहता VA इक्वल टू VC, VB ये सही है, ये सही है बिल्कुल। फिर क्या सही होता? VC इक्वल टू VD, ये भी करेक्ट होता। ऐसे रहता VC ग्रेटर देन VA। अब बताओ क्या VC ग्रेटर देन VA है? क्या C का पोटेंशियल A से ज्यादा है? क्या C का पोटेंशियल A से ज्यादा है? हाँ है। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से पोटेंशियल कम होता है, डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसका मतलब VC ग्रेटर देन VA है। उसी तरह VD ग्रेटर देन भी VB होगा, या VD ग्रेटर देन भी VA होगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? एक और बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ, देखें उसका क्या है। हमने कुछ इस तरह से बनाया, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, ऐसे बहुत सारे सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस सरफेस का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, इस सरफेस का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट, इसका है 5 वोल्ट, इसका है 0 वोल्ट, यानी कि इस तरह से इसका पोटेंशियल गिवन है। तो अब देखो ये जो 30 वोल्ट यहाँ गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस सरफेस के एवरी पॉइंट का पोटेंशियल 30 होगा, इस पॉइंट के एवरी पॉइंट का पोटेंशियल 30 होगा, सॉरी 20 होगा, इस सरफेस के एवरी पॉइंट का पोटेंशियल 10 होगा। उसी तरह यहाँ इसका एवरी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा और इसका 0 वोल्ट होगा। क्लियर? हम लोग ये सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो या डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक, तो हायर पोटेंशियल ये है और लोअर पोटेंशियल ये है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। देखिए तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। ऑलवेज ऐसा बोलते हैं, ऑलवेज, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास कर रहा है और उस सरफेस से वो लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस सरफेस से वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम कहेंगे कि जिस सरफेस से वो पास कर रहा है वो 100% इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा। क्लियर? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक पॉइंट और मिला। क्लियर? अब यहां से कुछ इसका हम प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप हेडिंग दीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट पॉइंट इज equipotential surfaces can never cross to each other, can never cross to each other या intersect to each other। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। रीजन क्या है? रीजन समझिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, इसका क्या रीजन है? देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टीज था कि इट कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ऐसा हम बोल सकते हैं, या इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इट किसके लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें इसे क्रॉस करा दिया, इंटरसेक्ट करा दिया, और कहा जा रहा है कि ये जो सरफेस है इसका इक्विपोटेंशियल है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, इसका है 5 वोल्ट। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। तो इस सरफेस पर ये भी पॉइंट तो आ रहा है, इसका मतलब कि इस सरफेस के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। क्लियर? उसी प्रकार जब यहाँ इस सरफेस का 5 वोल्ट है, यहाँ का भी 5 वोल्ट, यहाँ का 5 वोल्ट, यहाँ का भी 5 वोल्ट, यहाँ का भी 5 वोल्ट, तो ये सरफेस बोलेगा कि यहाँ का 5 वोल्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल, वो भी डिफरेंट पॉसिबल है नहीं, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड थर्ड पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल surface has same potential. Equipotential surface has same potential. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के पास एक समान पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम करते हैं, कुछ स्पेशल केस भी आएंगे इसमें। देखिए, ये जितने भी आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये सब इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस लाइन का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका है 20 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट और इसका 40 वोल्ट। अब ध्यान से देखो कि इस दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 10 वोल्ट, इसका भी है 10 वोल्ट और इसका भी है 10 वोल्ट। और ये दिया है कि इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया है और इसकी एंगल दिया हुआ है यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ भी एक एंगल है 30 डिग्री, यहाँ का भी एंगल है 30 डिग्री, ये भी एंगल है 30 डिग्री। इस तरह से आपका एंगल दिया हुआ।
तो कह रहा है कि इस दोनों सरफेस के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करें। फिर इन दोनों सरफेस के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इस तरह से हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब हमको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस गिवन होते हैं और उसका पोटेंशियल मेंशन अगर है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वो कैसा होगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अब ध्यान से देखिए, सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही आएगा, फिर यहाँ इस तरह से, फिर यहाँ इस तरह से, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये 30 डिग्री है और ये डिस्टेंस दिया हुआ था हमको 6 मीटर, ये है 6 मीटर, ये भी आपका 6 मीटर, सब डिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर। आप सोल्व करके निकालो कैसे, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, ये 6 है, ये थीटा 30 है, लिख सकते हो क्या 6 sin 30। इसको सोल्व करो कितना आएगा 3 मीटर। इसके बीच का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, देखो कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था डेल्टा V अपन डेल्टा R, डेल्टा V कितना आगे माइनस था, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करो, 30 माइनस 40, तो माइनस इंटू 30 माइनस 40 और डिवाइडेड बाय डेल्टा R की वैल्यू 3, सोल्व करेंगे तो 10/3 वोल्ट पर मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो और यहाँ हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या क्वेश्चंस है कि आपको इस तरह से दे देगा, ऐसे एक यहाँ पॉइंट मेंशन रहेगा, एक यहाँ पॉइंट मेंशन रहेगा, है ना, एक यहाँ पॉइंट मेंशन रहेगा। इस पॉइंट का नाम है A B C, क्लियर। अब क्या बताइए कहाँ का पोटेंशियल या किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। देखो, तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप कैसे, डेल्टा V अपन डेल्टा नेगेटिव, आपको याद हो। देखो ये डेल्टा R, देखो डेल्टा R जिसका कम होगा, ये डिस्टेंस जिसका कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो ये डिस्टेंस कम है तो EA, तो इससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, कहने का मतलब EA, EB और EC, इस तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का होगा, पॉइंट A का होगा, उससे B का होगा, सबसे कम C का होगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप अगर इस तरह का फिगर आपके सामने कहीं दे दे, आप बता सकते हो कि किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, बनाते भी हैं, आराम से इसको आप रिवाइज कीजिए, है ना, डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।